Welcome back, my dear friends. So, it is your session number 3 and we are doing chapter number 3, that is incorporation of companies. जल्दी जल्दी बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है बताने के लिए, पर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को समझने से पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पब्लिक कंपनी आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पर एक चीज़ नहीं बताई कि इसमें कम से कम 7 लोग होने ज़रूरी हैं। मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ये अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पर कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है, और जो ये कंपनीज़ होती है वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करती है। आप कुछ भी एग्जांपल उठाकर देख सकते हैं। रिलायंस का एग्जांपल देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, क्योंकि वो एक पब्लिक कंपनी है और लिस्टेड भी है। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो भी लिस्टेड कंपनीज़ होती है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी ही लिस्ट करवा सकती है। एक प्राइवेट कंपनी, एक छोटी कंपनी, एक एनक्लोज्ड कंपनी प्राइवेटली अपने मैटर्स को हैंडल करने वाली अपने आप को लिस्ट नहीं करा सकती। इट हैज़ टू फर्स्ट कन्वर्ट टू पब्लिक कंपनी एंड देन इट कैन लिस्ट इट शेयर्स ऑन द स्टॉक मार्केट। एक और नई कंपनी ईजाद हुई है अभी हाल ही में, वो है 1 पर्सन कंपनी। अरे अगर एक ही इंसान है तो क्या वो कंपनी नहीं बना सकता? क्या उसे प्रिविलेज दी है कि वो कंपनी बना सकता है, बट उसे कंपनी के नाम के नीचे 1 पर्सन कंपनी मेंशन करना होगा। उसे बहुत सारी कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट से छूट दी जाएगी और वो एक कंपनी की तरह भी जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये इसलिए किया गया है ताकि आपका 4-5 साल में बिजनेस ग्रो हो तो आप 1 पर्सन कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट हो जाएं। उस केस में आप ये बोल सकते हैं कि मैं तो इतने टाइम से मेरी कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी, राइट। तो इसलिए जो है 1 पर्सन कंपनी का भी एक प्रावधान लेकर आए हैं, जहाँ पर सिर्फ एक इंसान की ज़रूरत होती है, यानी वो खुद मेंबर होगा, एक ही मेंबर होगा और कोई मेंबर नहीं होगा। साथ में एक नॉमिनी होगा। नॉमिनी इसलिए क्योंकि कंपनी की जो है परपेचुअल सक्सेशन होती है। कल को कोई हादसा हो गया, बंदे की डेथ हो गई या इनकैपेसिटी हो गई, अनसाउंड माइंड का हो गया, पागल हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो वो नॉमिनी जो है उसका मेंबर मान लिया जाएगा। तो इसलिए 1 पर्सन कंपनी में एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी होता है। इसके अलावा जो है कंपनीज लिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड हो सकती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक मैंने खास बात आपको नहीं बताई थी, वो थी कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उन्हें प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ भी आप ये देखेंगे ना, एग्जेम्पशंस वगैरह मिली है सेक्शन 8 कंपनी को या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जेम्पशन मिली है, या गवर्नमेंट कंपनी को जो है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज़ करने से एग्जेम्पशन मिली है, तो ये कुछ कंडीशंस फुलफिल करने के बेसिस पर जो है एग्जेम्पशन मिलती है। और कंडीशन जनरली हर केस में सेम ही दे रखी है। वो क्या है कि आप जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो टाइम पर फाइल करेंगे, यानी हर साल ख़त्म होने के बाद जो टाइमलाइन है जो हम बाद में करेंगे उसमें आप टाइमलाइन में जो है फाइल करेंगे। साथ ही में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा एक एनुअल रिटर्न भी होती है। रिटर्न समझते हो, जीएसटी की रिटर्न तो समझते हो आप, टीडीएस रिटर्न समझते हो, इनकम टैक्स रिटर्न समझते हो। तो कंपनीज एक्ट में भी एक रिटर्न होती है जिसे एनुअल रिटर्न बोलते हैं, जिसमें एनुअली कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करी जाती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को डेफिनेटली सबमिट करी जाती है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर सबमिट करी जाती है अकाउंट बनाकर। तो वो एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप टाइम पर भर रही हैं अपनी, तब जो है गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन मिली है। और ये वर्ड बार बार आएगा, इसके लिए जो है मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अच्छा, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कम हो जाते हैं, यानी प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से कम, पब्लिक कंपनी के केस में 7 से कम हो जाते हैं, तो 6 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 6 महीने का टाइम दिया, आप उसे करेक्ट कर लीजिए। बट यदि 6 महीने क्रॉस हो गए तो 6 महीने पूरा होने के बाद जो आप डेट्स वगैरह में एंटर करेंगे ना, जो आप लोन लेंगे, क्रेडिटर्स अपने बनाएंगे, उस क्रेडिटर और उस लोन के लिए जो है जिन मेंबर्स को ये इन्फॉर्मेशन थी कि भैया हम तो 2 से कम हो गए हैं, प्राइवेट के केस में 7 से कम हो गए हैं, पब्लिक के केस में जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन थी, वो उन सभी डेट के लिए जो 6 महीने के टाइम पीरियड के बाद एंटर करे जाएंगे, उन सभी के लिए वो पर्सनली लायबल होंगे। यानी कि उन्हें कोर्ट में घसीटा जा सकता है, किसी भी एक मेंबर को कोर्ट में घसीटा जा सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा है सेवरली लायबल। एक होता है ज्वाइंटली लायबल, सब इकट्ठे लायबल होंगे। एक होता है सेवरली लायबल, किसी एक को भी जो है पूरा लायबल ठहराया जा सकता है, किसी भी एक को, सबको अलग अलग जो है कोर्ट घसीटा जा सकता है, उसको बोलते हैं सेवरली लायबल। पूरी अमाउंट के लिए किसी एक को भी आप घसीट सकते हो कोर्ट, तो इसे बोलते हैं सेवरली लायबल। अच्छा सर, आगे देखते हैं कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करी जाती है। उसको समझने से पहले देखते हैं कंपनी वर्क कैसे करती है। आपने एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाई, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस आ गई, कंपनी का आपने नाम दे दिया, नामकरण दे दिया, एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी के आप बन गए मेंबर्स, आप बन गए शेयर होल्डर, जिन्होंने उसमें पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है। अब आपकी जो लायबिलिटी है वो मैक्सिमम उतनी ही होगी जितना पैसा आपने उसमें लगाया है। अगर वो फुल्ली पेड शेयर्स हैं तो आपने पैसा लगा दिया, दैट्स इट, आपको और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर जो है बहुत सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट करे जाएंगे। मैक्सिमम केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में इंडिया में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता है वही अपने आप को वहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंट कर लेता है, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लेता है।
आप बात करिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, मुकेश अंबानी जो है उनके पास ज़्यादातर शेयर्स हैं और वही जो है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अब कंपनी जो डिसीजन लेती है वो कोई एक इंसान नहीं लेता, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं। शेयर होल्डर्स यानी कि जो मेंबर्स हैं, जो ओनर हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देते हैं कि आप कितनी पावर जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन पावर्स के विद इन एक्ट करते हैं और अपना काम करते हैं, कंपनी के जो है ऑपरेशंस के रिगार्डिंग जो है डिसीजंस लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ मेंबर्स ही अप्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है जनरल मीटिंग करी जाती है। मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। ये दोनों मीटिंग का जिक्र जो है मीटिंग वाले चैप्टर में आएगा। अब जो भी मीटिंग होती है उसमें जो भी डिसीजन होता है या जो भी डिसीजन प्रेजेंट किया जाता है कि हमें ये करना है नहीं करना, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, कि हम ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो रेजोल्यूशन को हम डिसीजन बोलते हैं, जो कि ऑर्डिनरी हो सकता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि 75% से ज़्यादा लोग एग्री करें, और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर हम चाहते हैं 50% से ज़्यादा लोग एग्री करें। तो जहाँ पर मेजॉरिटी डिसीजन में तो 50% से ज़्यादा लोग एग्री करेंगे तो काम चल जाएगा, उसे तो बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बट कहीं कहीं पे जो है स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। अब आप यही देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल अमेंड करना था। जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल अमेंड करा है उसमें एक तरह से 75% से ज़्यादा लोगों की वोटिंग चाहिए थी पार्लियामेंट में। तो सिमिलरली कंपनीज में भी कुछ ऐसे कंपनी लॉ ने मैटर बताए गए हैं जिसमें अधिकतर लोग एग्री करेंगे 75% से ज़्यादा, तभी आप उसको आगे ले जा सकते हैं कुछ क्रिटिकल मैटर्स को। बाकी जगह पर तो 50% से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं, तो मेजॉरिटी ने एग्री करा, आप उसे पास कर सकते हैं, भले ही बोर्ड मीटिंग हो, भले ही मेंबर्स की मीटिंग हो, जिसे हम जनरल मीटिंग बोलते हैं। आगे जो होता है, कंपनी की जो डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल्स जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी का नाम, उसका ऑब्जेक्ट, उसका रजिस्टर्ड प्लेस, उसकी ऑथराइज कैपिटल, मेंबर्स की लायबिलिटी, डायरेक्टर्स की डिटेल्स वगैरह सब जो है सबमिट करी जाती है। और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है। यानी कोई भी इंसान कंपनी से अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, एंटर करना चाहता है कंपनी के साथ कुछ भी, तो वो पहले कंपनी के बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता कर सकता है। ये एक पब्लिक डोमेन है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, कई बार पैसे देकर मिलता है, तो आप वहाँ पर अपना फीस दे सकते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनी की वेबसाइट पे और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ले सकते हैं। साथ ही में जो है कंपनी के कुछ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि कंपनी में जो है बहुत सारे लोग भी तो आपस में काम कर रहे हैं, उसके मेंबर्स और जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका भी तो एक रिलेशन है, कंपनी का मेंबर्स के साथ रिलेशन है। तो वो जो है वो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है डिफाइन करते हैं, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन करते हैं। ये दोनों ही जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट बने हुए हैं। आप चाहें तो उन फॉर्मेट को अडॉप्ट कर लीजिए या उसमें आप थोड़ा बदलाव कर भी सबमिट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कंपनी के बारे में हमने एक डिटेल डिस्कशन करा क्या होती है। अब इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। हालांकि आजकल तो चीज़ें जो है ऑनलाइन होती है अगर आप देखेंगे तो, बट फिर भी जो एक प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है सिग्नेचर जो होते हैं, सिग्नेचर आजकल वो सिग्नेचर डिजिटल फॉर्म में होते हैं। सिग्नेचर वो नहीं होते आप हाथ से कर दें, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। जो आईटी में आप पढ़ोगे कैसे वो हैशटैग होता है, इनक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, अगर शॉर्ट में बताया जाए तो सिग्नेचर आजकल डिजिटल हो गए हैं। उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना होता है, डायरेक्टर्स का भी लेना होता है और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी लेना होता है, जो फर्स्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं कंपनी की कैपिटल के लिए। तो इन दोनों का जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है ताकि जो भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर ऑनलाइन होता है ना सर, तो जो भी साइन करने हैं वो आप ऑनलाइन कर सकें। एंड ऑनलाइन सिग्नेचर जो है डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही होते हैं। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से ही किया जाता है। इसके बाद जो है डायरेक्टर्स जो हैं उनका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है, जैसे बोलते हैं डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हर जगह पर कोट होगा। साथ ही में जो है कंपनी का जो नाम है वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अप्रूव कराना होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है आप वही नाम ले लें, या ऐसा नाम ले लें जो कि गाली वाली है, कुछ अनाप शनाप नाम रख लें, आप किसी से मिलता जुलता नाम रख लें, ऐसा रख लें जिससे कि किसी की रिलीजियस हार्मनी जो है वो ख़राब हो रही है, राइट। कुछ भी, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पर, बट कुछ भी अनाप शनाप आप चीज़ें रख लें। हालांकि मैंने बहुत अनाप शनाप जो है नाम देखे हैं, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर। जैसे हो गया काट के रख दूंगा प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। तो मतलब आप ऐसे अनाप शनाप चीज़ नहीं रख सकते, अनडिज़ायरेबल नाम नहीं रख सकते, एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नाम नहीं रख सकते, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको नेम अप्रूवल मिल जाता है जिसका 1000 रुपये का पैसे लगते हैं, 1000 रुपये लगते हैं, और मैंने तो इसमें 5-6 हज़ार रुपये काटे हैं, मतलब अलग अलग नाम से ट्राई मारा है मैंने। अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना था तो बहुत सारे नाम सोचे थे, कॉमर्स शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड, लर्न्स अप प्राइवेट लिमिटेड, लर्निंग कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारे मैंने नाम सोचे थे।
एक तो नाम ऐसा मैंने देख लिया जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर तो नहीं, बट उसके जो इलीगल एजेंट्स होते हैं वो कहते हैं 50,000 रुपये दोगे तो अप्रूव करा देंगे, क्योंकि पहले रिजेक्शन हो गया था। तो ये सब काम होते हैं, इनसे उनके जो है पैसे भी कमाने का जो है उन्हें अवसर मिलता है। तो क्या कर सकते हैं सर, कोई बात नहीं, हमने तो जो नाम मिला ले लिया, बट उसके बाद मैंने उसको अब साइड में कर दिया। मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है कंपनी की, एक ट्यूटर जो है उसको कंपनी की क्या ज़रूरत है, एक अगर 5-6 ट्यूटर मैं और भी रखूँगा तो भी कंपनी की क्या ज़रूरत है। एजुकेशन फील्ड में तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कैन टीच टू द मैक्सिमम, टीच टू द मासेस, तो उसके लिए कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है। फालतू में ही मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, सारे खर्चे वगैरह करे, हज़ारों रुपये का खर्चा करा, ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। बट कोई बात नहीं, एक बार आपको नेम अप्रूवल मिल गई, डिन विन हो गया, लीगल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आ गया, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, जैसे कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको साइन करेंगे सारे के सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम कंपनी के कैपिटल में सब्सक्राइब करने वाले हैं। एक तरह से हम मेमोरेंडम में आप हमारा नाम लिख सकते हैं, उन्हें सब्सक्राइबर बोलते हैं। जनरली प्रोमोटर्स भी ये हो सकते हैं, डायरेक्टर्स भी जो है सब्सक्राइबर डायरेक्टर सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि आप शेयर होल्डर भी बन रहे हैं, एक तरफ एग्री कर रहे हैं कैपिटल में आप हिस्सेदारी लेने के लिए, दूसरी तरफ आप डायरेक्टर भी अपने आप को अपॉइंट कर रहे हैं, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में जो पर्सन है जो इंगेज्ड है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के लिए, जिसमें कि जिनका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आ रहा है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी का अगर नाम आ रहा है तो, और बाकी कोई प्रोफेशनल भी है, वो भी एक डिक्लेरेशन देते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट इस एक्ट की वो हमने फुलफिल करी है और सारे मैटर्स हमने कंप्लाई करे हैं। साथ ही में आप डिक्लेयर भी करते हैं कि जो भी आप अमाउंट आप सब्सक्राइब कर रहे हैं वो आप पे करेंगे, उसके लिए पैसा देंगे। और एक और आप डिक्लेरेशन देते हैं, बहुत सारी डिक्लेरेशन देते हैं, अल्टीमेटली फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं, सब में साइन होते हैं, डिजिटल साइन होते हैं, उसमें आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, सब्सक्राइबर दे रहे हैं मेमोरेंडम के। और फर्स्ट डायरेक्टर्स जो हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब जो पहले डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, बाद में चेंज हो सकते हैं डायरेक्टर, नए डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, बट जो पहली बार डायरेक्टर बन रहे हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया हम जो है हमने कुछ भी जो है गलत काम नहीं करा है, कोई भी हमने ऑफेंस नहीं करा है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, हमारे ऊपर कोई भी ऐसा ब्रीच ऑफ ड्यूटी का कंपनीज एक्ट के अंडर चार्ज नहीं है पिछले 5 साल से। और साथ में आप कह रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने फाइल करे हैं वो सब करेक्ट है, हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, यानी कि हमने कुछ गलत नहीं करा। 5 साल तक हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं था कंपनीज एक्ट के अंडर कुछ भी गलत करने का। और जो है हम कह रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे ठीक है हमारी नॉलेज के हिसाब से। साथ में जो एड्रेस है, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है तो आप उसका एड्रेस देंगे, बट नहीं है तो आप दूसरा एड्रेस दे सकते हैं कि जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं आता है तब तक आप दूसरे एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं और जो सारे सब्सक्राइबर हैं उनकी सभी डिटेल जाती है, उनका नाम, सरनेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, डिन एटसेट्रा। तो कुछ पैन वैन जो है आधार वाधार है उसके हिसाब से सारी डिटेल, जो भी सीए होगा जो ये काम कर रहा होगा आपका, वो आपका सारा काम करवा देगा। इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स इन अदर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट, अगर किसी और कंपनी में भी आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो आप उसका भी जिक्र करेंगे। साथ में आप अपनी कंसेंट भी देंगे कि आप डायरेक्टर बनने के लिए राज़ी हैं, आप एग्री कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जाती हैं। उसके बाद जो है रजिस्टर ऑफ कंपनी सब कुछ देखता है, सारी चीज़ें ठीक मिलती हैं तो उस केस में वो जो है आपको रजिस्टर करता है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दिया जाता है। कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ एक नंबर मिलता है, यूनिक नंबर, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन मिलता है। वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। जो भी कंपनी है वो सारी की सारी जो अपनी डिटेल्स हैं वो प्रिजर्व करेगी, डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन जो है वो आरओसी को जो भी दे रही है वो सब प्रिजर्व करके रखेगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकती है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने इनकॉर्पोरेट करवा लिया, बट क्या आपको पता है कि अगर वो इनकॉर्पोरेट कराया गया है और इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के दौरान ये पता लगता है कि कुछ ना कुछ आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है। लेट्स से कि मान लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, इन्वॉल्व है, उसने बताया नहीं मेरा किसी और एंटिटी में भी इंटरेस्ट है, या फिर आपने कुछ और गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जो नहीं देनी चाहिए थी, आपने वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिया, आपने इनवैलिड डॉक्यूमेंट दे दिया, समझ रहे हैं, एक मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट दे दिया, एक आइडेंटिटी प्रूफ अपना गलत दे दिया, आपने गलत चीज़ें सबमिट करी और वो पकड़ में आ गई, तो उस केस में क्या होगा? या तो जब इनकॉर्पोरेट करवा रहे हो तभी पकड़ में आ गया, फ्रॉड की धारा लग जाएगी। फ्रॉड की धारा है 447, बाद में करेंगे क्या होती है, उसमें आप माना जाएगा कि फ्रॉड है, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन वगैरह जो भी है उसमें जाना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट वगैरह जो भी होती है वो करनी पड़ेगी। बाद में पढ़ेंगे सेक्शन 447। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, कंपनी तो इनकॉर्पोरेट कर ली, बाद में पता लगता है कि भैया जो कंपनी जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर बनाई गई है वो डॉक्यूमेंट फर्जी थे, तो उसके जो प्रमोटर डायरेक्टर होंगे वो फिर लायबल हो जाएंगे सेक्शन 447 में कि भैया देखो आपने फ्रॉड करा है। साथ ही में जो है ट्राइब्यूनल, मैं बार बार ट्राइब्यूनल बोलता हूँ, यानी कि जो कंपनीज एक्ट का कोर्ट है उसे ट्राइब्यूनल बोलते हैं, राइट। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल आप कह सकते हैं। ट्राइब्यूनल चाहे तो उनके पास कोई एप्लीकेशन भेजे और वो चाहे तो कंपनी का नाम रिमूव कर सकते हैं, कंपनी को बोल देंगे वाइंड अप कर लो, कुछ भी एक कर सकते हैं, बोल देंगे आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पर कुछ किया है तो जो भी लोन वोन आपने लिया होगा उसके पैसे पर्सनली अब आपको देने पड़ेंगे।
मेमोरेंडम और आर्टिकल चेंज करने के लिए बोल सकता है कि चलो भैया, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है कंपनी या मेंबर क्रिएटर के किसी के भी इंटरेस्ट में है तो बोल सकता है चलो कोई नहीं, आपने कुछ गलत करा, अपने मेमोरेंडम में ये चेंज कर लो, आर्टिकल में ये चेंज कर लो, तो हम उसे ओके बोल देंगे। या फिर कोई और ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, तो जो उसको ठीक लगेगा कि भाई ये चेंज करने से जो है बात बन जाएगी, फॉल्स है या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कुछ मेटल फैक्ट सप्रेस करे गए हैं, अब वो देखेगा पहले कि भैया कंपनी ने कौन कौन सी कंपनी ट्रांजैक्शन में एंटर करी गई है। सिर्फ बनी है और कोई ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करा तो उससे किसी का लॉस नहीं हुआ। तो ये देखा जाएगा कि कंपनी ने एंटर किया नहीं किया, और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन दो कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो क्यों मतलब गलत दिया है, कोई रीज़न है क्या उसका स्पेसिफिक, या आपका जस्टिफिकेशन वैलिड है या नहीं है, वो देख कर और उसके बाद क्या बेटर कोर्स ऑफ एक्शन निकल सकता है भाई इनमें से, कि आपका नाम ही हटा दिया जाए, वाइंड अप किया जाए, अनलिमिटेड लायबिलिटी किया जाए, क्या किया जाए, कुछ एमओए एओ में चेंज बता दिया जाए जिससे कि आप जो है इस चीज़ को करेक्ट कर पाएँ, लोगों का इंटरेस्ट सेफगार्ड हो पाए। ये सब देख कर जो है ट्राइब्यूनल जो है फैसला सुनाएगा। आजकल जो है एक स्पाइस का फॉर्म निकला है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा बोलते हैं इसको, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। स्पाइस मैंने आपको दिखाया भी था, ऑनलाइन हम गए थे पिछली वेबसाइट में, पिछली क्लास में हम ऑनलाइन गए थे और MC21 की वेबसाइट पे स्पाइस आ रहा था। तो ये MC21 की वेबसाइट पर है, ऑनलाइन प्रोसेस है जिसको आप फटाफट से 24 घंटे में अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। आगे बात करते हैं 1% कंपनी, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है, और एक मेंबर जो होता है इसे अपनी कंपनी के नाम के नीचे 1% कंपनी लिखना होता है। साथ ही में जो 1% कंपनी है उसे एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है, उसका नाम वो मेमोरेंडम एसोसिएशन में देता है। अगर वो नॉमिनी बाद में चेंज करता है तो उसको हम चेंज इन मेमोरेंडम एसोसिएशन नहीं मानते, नॉमिनी का नाम चेंज किया जा सकता है। नॉमिनी अपनी कंसेंट देता है कि हाँ ठीक है भैया, मैं नॉमिनी इसको बनने के लिए तैयार हूँ, कंसेंट जो है ROC को सबमिट की जाती है। नॉमिनी चाहे तो बाद में कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, और आप चाहे तो बाद में नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये जो मेंबर है और नॉमिनी है ना, ये सिर्फ नेचुरल पर्सन बन सकते हैं, मतलब कि बाकी जो कंपनीज हैं उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई और एंटिटी भी हो सकती है, पर जो 1% कंपनी है उसके जो मेंबर है वो सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही हो सकता है, यानी जो ह्यूमन बींग है वही हो सकता है, जिसको इंडियन सिटीजन भी होना जरूरी है, साथ में उसको इंडिया का रेजिडेंट भी होना जरूरी है, यानी 182 डेज या उससे ज़्यादा का उसका स्टे भी पिछले साल का होना चाहिए। ये दोनों के लिए है, किस किस के लिए है, मेंबर के लिए है और नॉमिनी के लिए है। आप जो है मैक्सिमम कितनी कंपनी के बन सकते हैं, 1% कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? द आंसर इज 1। कितनी कंपनी के नॉमिनी बन सकते हैं? 1। यू कैन बिकम मेंबर ऑफ 1 OPC, 1% कंपनी एंड नॉमिनी ऑफ 1 OPC, दैट इज अप टू मैक्सिमम। अगर मान लेते हैं आप एक कंपनी के मेंबर हैं, दूसरे के नॉमिनी है 1% कंपनी के, जिसके बंदे की डेथ हो गई तो आप उसके भी मेंबर बन गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप नॉमिनी थे, तो आप 2 1% कंपनी के मेंबर बन चुके हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आपको टाइम दिया गया है 182 डेज, यानी कि करीब करीब 6 महीने का। इसमें आप करेक्ट कर लीजिए, इसका आपको जो है टाइम पीरियड दिया गया है कि आप सिर्फ एक ही के बन सकते हैं। माइनर डेफिनेटली मेंबर नहीं बन सकता है, और 1% कंपनी को आप चैरिटेबल कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चैरिटेबल कंपनी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं उसे, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है, जिसमें इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है, कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारे प्रोविजन से छूट मिलती है। हाउएवर 1% कंपनी को आप चाहें तो 2 साल के बाद प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर उसका कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो गया, टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो फिर आपको जो है वो 1% कंपनी नहीं रहती है, फिर आपको कन्वर्ट करनी ही पड़ती है। सर ये 50 लाख और 2 करोड़ क्यों लिखा है? ये तो मैंने स्मॉल कंपनी के केस में भी यही लिमिट देखी थी, आपको याद होगा। तो इससे अगर आप एक्सीड कर जाते हैं तो उस केस में 1% कंपनी फॉलो नहीं कर सकते, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। अगर अदरवाइज वॉलंटरी करना चाहते हैं तो 2 साल कम से कम रुकना पड़ेगा। 1% कंपनी दोस्तों कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती है भाई? किसी और कंपनी के शेयर्स में बाय करना, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना, वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है ना, वो आप काम नहीं कर सकते हैं, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है हम सेक्शन 8 कंपनी के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 कंपनी से रिज्यूम करते हैं आगे की क्लास। भैया ये सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? मैंने आपको कितनी बार बताया है, शायद पहले भी डिस्कस करा है, कि जो कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए बनती है वो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी कहलाती है। हालांकि वो ऐसे ही नहीं है कि आप कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करें और बोले मेरा चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है तो मेरी सेक्शन 8 कंपनी हो गई, मैं बहुत सारी एग्जेम्पशन ले पाऊंगा। जी नहीं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद जो है आप सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी जो है उसे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड लगाने से छूट है। सेक्शन 8 कंपनी जो है उसे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने से छूट है। जो जनरल मीटिंग बुलाई जाती है उसमें कम से कम 21 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है, यानी 21 दिन पहले बताना पड़ता है मेंबर्स को कि जनरल मीटिंग होने वाली है। सेक्शन 8 कंपनी जो है वो सिर्फ 14 डेज के नोटिस पर मीटिंग बुला सकती है। साथ ही में जो है इसे नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी और शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बेनिफिट सेक्शन 8 कंपनी को मिले हैं, पर इसके लिए आपको पहले लाइसेंस लेना होता है। सर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव कौन से हो सकते हैं? यार ये वही होते हैं जो आपने सुने हैं,
प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिलीजन, चैरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जो चैरिटेबल कंपनी है वो अपने प्रॉफिट्स को अपने ऑब्जेक्ट को ही प्रमोट करने के लिए लगा सकती है, ना कि मेंबर्स को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ये इस पर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। साथ ही में जो सेक्शन 8 कंपनी है उसको जब लाइसेंस दिया जाता है तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है जिसका पालन करना जरूरी होगा। अगर नहीं किया गया तो उससे वो लाइसेंस वापस भी लिया जा सकता है। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लाइसेंस लेने के बाद जो है आप आरओसी में अप्लाई कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना होता है। सेक्शन 8 कंपनी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक फर्म भी जो है इसकी मेंबर हो सकती है। सेक्शन 8 कंपनी जो है वो अपना MOA यानी कि मेमोरेंडम और आर्टिकल चेंज नहीं कर सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को डेलीगेट करी हुई है। साथ ही में जो है कंपनी चाहे तो अपने आप को जो है कन्वर्ट करा सकती है किसी और कंपनी में बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि जब आप सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी से आप नॉर्मल कंपनी में बनना चाहते हैं तो बस रेजोल्यूशन पास करिए और बन जाइए, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है। बट अगर सेक्शन 8 कंपनी बनना चाहते हैं तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना होगा और फिर जो है आप आरओसी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी, जैसे कि आपने कॉन्ट्रावेन किया, जो कंडीशन लगाई थी उसका पालन नहीं करा, अफेयर्स को फ्रॉडुलेंटली करे जा रहे हैं, आपने जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव से वायलेट कर दिया, जो प्रमोशन था ना आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ये एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने उसको वायलेट कर दिया, आपने उसके लिए काम नहीं करा, या फिर जैसे भी आप काम कर रहे हैं वो कंपनी के हित में नहीं है, अगर इनमें से कोई भी बात हो गई तो उस केस में जो लाइसेंस दिया गया था उसे वापस लिया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही वापस लेगी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर जो है रीजनल डायरेक्टर्स को दी हुई है। जैसे नॉर्थ जोन का अलग डायरेक्टर है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, सेंट्रल का अलग है, तो ये रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। आरओसी तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, पर रीजनल डायरेक्टर रीजन का एक डायरेक्टर होता है, तो उन्हें जो है पावर दी गई है रिवोक करने की। हालांकि रिवोक करने से पहले डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, आपको जो है सुना जाएगा कि भैया ऐसा क्यों हुआ है, आप अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे ही आपका लाइसेंस कैंसिल होता है आरओसी आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड में से एक वर्ड लगा देगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद ये होगा कि रिवोकेशन के टाइम अगर पब्लिक के हित में है, उस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी को जो है वाइंड अप भी कर सकती है कि भैया इस कंपनी को तो प्राइवेट लिमिटेड बनाना ही नहीं, बंद ही कर देना है, या फिर कोई और चैरिटेबल कंपनी है उसके साथ अमालगमेट कर सकती है जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है। अगर कुछ पैसा बच गया है कंपनी के पास तो दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर किया जा सकता है जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है, या फिर अल्टरनेटिवली जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में भी पैसा डाला जा सकता है। अगर आप इसमें से किसी भी प्रोविज़न का जो सेक्शन 8 कंपनी पर लगते हैं इसका उल्लंघन करेंगे, यानी कि इसका पालन नहीं करेंगे, तो उस केस में आपको जो है फाइन देना पड़ सकता है 10 लाख रुपीज़ से 1 करोड़ का। ये लगेगा कंपनी पर, और जब भी फाइन लगता है ना जी, तो कंपनी तो लगता है ये वो सेपरेट पर्सन है उस पर तो लगेगा ही, साथ में उसके जो डायरेक्टर या ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट हैं, यानी जिन्होंने गलती करी है, लापरवाही करी है, उन पर भी जो है 25,000 से 25 लाख तक का फाइन या फिर 3 साल तक की जेल या दोनों भी लग सकता है। तो ये आपको याद करना चाहिए, अगर हो सकता है तो आपको ये कुछ जो है सेक्शन 8 की पेनल्टी याद करनी चाहिए। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो सेक्शन 9 बताता है कि रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा। सेक्शन 8 बताता है सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 9 बताता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपने रजिस्टर किया कंपनी एक सेपरेट पर्सन बन गई, लीगल फॉर्म आ गई उसकी, मेंबर्स अलग कंपनी अलग, और मेंबर्स और कंपनी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप MOA AO से देख सकते हैं। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं, दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट MOA AO में करे गए हैं। कंपनी की जो है परपेचुअल एग्जिस्टेंस आ गई, जब तक उसका नाम नहीं कटता तब तक कंपनी एग्जिस्ट करती रहेगी। शेयर होल्डर जो है वो सेपरेट है, कंपनी सेपरेट है, कंपनी की प्रॉपर्टी पर शेयर होल्डर का हक नहीं है, कंपनी का ही हक है। पर कुछ कुछ केसेस में जो है रिट पिटीशन फाइल करी जा सकती है। वो केसेस क्या है वो मेंशन्ड नहीं है, वो आप जो है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देख सकते हैं कि ऐसे कुछ केसेस थे जिस पर जो है रिट पिटीशन फाइल करी गई, तो वो एडवर्स सर्कमस्टेंस में ऐसा होगा, जनरली नहीं होता। कंपनी चाहे तो किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती है और उसमें कंट्रोलिंग स्टेक भी ले सकती है। हावेवर दोनों कंपनी जो है वो सेपरेट रहेगी, यानी कंपनी ए ने अगर कंपनी बी में 51% ज़्यादा ले लिए, 50% ज़्यादा ले लिए, तो उसकी सब्सिडरी बन गई, कंपनी बी सब्सिडरी बन गई। बट ये अलग कंपनी रहेगी, ये अलग कंपनी रहेगी। इट डजंट मीन कि आप किसी कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक लेंगे तो वो एक ही कंपनी मानी जाएगी, दोनों अलग अलग मानी जाएगी। सिमिलरली अगर एंटायर शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है किसी कंपनी में और उसके सभी शेयर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर रखे जाते हैं, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप है, बट किसी का तो नाम होगा ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर रखे जाते हैं वो, और उसके अदर ऑफिसर्स होते हैं उनके नाम पर रखे जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी जो है प्रेसिडेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट बन जाएगी, जी नहीं, कंपनी सेपरेट ही रहेगी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, इफेक्ट समझ में आया, रजिस्ट्रेशन होने से कितनी कितनी जो है इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसके बाद जो है आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 56।
देखिए, मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में चीज़ें लिखी होती है जिसे आउटसाइडर्स भी देख सकते हैं। तो कंपनी का जैसे आप कह सकते हो कि जैसे आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वैसे कंपनी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो मेमोरेंडम को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी बोलते हैं। मेमोरेंडम और साथ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक तरह से कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें कंपनी कहाँ पर क्या क्या काम कर सकती है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन वो बाइंड कर रही है अपने आप को, मेंबर्स और कंपनी का रिलेशन डिफाइन कर रही है, ये सब चीज़ें जो है एमओए और एओए के थ्रू जो है करी जाती है। तो इसे हम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। एक बात जो जानने वाली है वो ये है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपनीज एक्ट से ऊपर की बात नहीं कर सकता। अगर कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कुछ होना है तो उसको कॉन्ट्रावीन कर आप कुछ और नहीं बोल सकते मेमोरेंडम में और आर्टिकल में कि हम कुछ और कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट अलाउड इन कंपनीज एक्ट, यू कांट डू दैट। हालांकि कुछ सेक्शन है कंपनीज एक्ट के जहाँ पर ये अलाउ करा गया है कि आप उसे ओवरराइड कर सकते हैं, तो उस केस में आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो मेमोरेंडम को ओवरराइड नहीं कर सकता, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनीज एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो है कंपनी के ऑब्जेक्ट होते हैं कि कंपनी किस दायरे में काम कर सकती है। इससे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पैसा लगाने वाले हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो कंपनी के साथ काम करने वाले हैं, जो डील करने वाले हैं, उन्हें कंपनी की पावर्स के बारे में पता लगता है कि किन एक्टिविटीज़ में कंपनी इंगेज कर सकती है और कहाँ पर उनका पैसा लगेगा या किस काम के लिए जो है उनका जो है सामान यूज़ किया जाएगा। और साथ ही में जो भी इंसान कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, हम मानते हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन उसके पास है, दैट बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ही और शी और द एंटिटी शुड चेक द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। शेयर होल्डर जो है डेफिनेटली उन्हें भी पता होता है कि उनके पैसे जो है वो कहाँ पर यूज़ होंगे। तो ये सब जो है फ़ायदा होता है कि कितना रिस्क वो ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो मेमोरेंडम से देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज से देख सकते हैं। अगर कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर कुछ काम करती है तो उसको हम अल्ट्रा वायर बोलते हैं कि भैया कंपनी ने जो है अपनी औकात से बढ़कर कुछ काम कर दिया है, कंपनी को जो अलाउड है उसने उससे बाहर कुछ काम कर दिया है, उसे अल्ट्रा वायर बोलते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। वॉइड का मतलब नल एंड वॉइड, यानी उसका कोई मान्यता नहीं होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या क्लॉजेज होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें नाम आता है कंपनी का, जिसमें कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड साथ में लिखा होता है। दूसरा है डोमिसाइल क्लॉज, यानी जो कंपनी की स्टेट है उस स्टेट का नाम आता है। हालांकि एग्जैक्ट जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है, वो आप 30 दिन में दे सकते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद। जिस टाइम इनकॉर्पोरेट कराने जरूरी नहीं उस टाइम आपने रजिस्टर्ड ऑफिस तय कर लिया हो। रजिस्ट्रेशन के विदिन 30 डेज जो है आप अपना रजिस्टर्ड एड्रेस दे सकते हैं। कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होगा और जो से इंसिडेंटल मैटर होंगे वो सारे के सारे जो है आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखते हैं। इसके बाद आप जो है मेंबर्स की लाइबिलिटी लिखते हैं कि मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। जनरली लिमिटेड होती है। अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या गारंटी है। दोनों चीज़ों के मैं मतलब आपको बता चुका हूँ। तो इसमें डिटेल में आप लिखेंगे हर चीज़, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इतनी फेस वैल्यू के हैं और इतना जो है लोग जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, वो सारी बातें जो आप यहाँ पर लिखेंगे। सिमिलरली आप गारंटी में भी लिखेंगे कितना मेंबर एग्री कर रहा है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, या अगर वो बीच में छोड़कर चले जाता है, तो जिस दिन वो छोड़कर गया और उससे 1 साल तक जो भी डेट वगैरह इनकर करे जाते हैं उसके लिए वो लायबल रहेगा। और अगर वो टाइम पास हो गया, 1 साल भी पास हो गया, आप लिमिटेड बाय गारंटी के मेंबर थे, आपने गारंटी दी थी, आपने अपनी उससे आप निकल गए मेंबरशिप से, 1 साल क्रॉस हो गया, फिर आप लायबल नहीं रहेंगे। साथ ही में जो कॉस्ट चार्जेस वगैरह हैं वाइंडिंग अप के, या फिर एक कॉन्ट्रीब्यूटरी दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटर को कंपनसेट करना चाहता है, तो वो सब चीज़ें जो है आप लिमिटेड बाय गारंटी के क्लॉज में लिखते हैं। भाई मान लीजिए ना कि कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, वाइंड अप हो रही है, उस केस में आपने गारंटी दी है, आपके साथी ने भी गारंटी दी है, साथी ने आपकी पेमेंट भी कर दी, तो आप उसको बाद में कंपनसेट करेंगे ना। तो वो सारी चीज़ें जो है एग्री करी जाती है और मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में लिखी जाती है। और आखिरी है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जो उसके आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एग्री करते हैं कि आप कंपनी में सब्सक्राइब करेंगे, तो उसके लिए आप साइन करते हैं और ROC में जमा कराते हैं। आप चाहे तो मेमोरेंडम और आर्टिकल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अपना खुद का अलग बना सकते हैं। नेम क्लॉज से जुड़े हुए प्रोविजन कुछ इस प्रकार है कि नाम जो है एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और अनडिज़ायरेबल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही में आप ऐसा नाम ना लिखें जो कि यूज़ करना ऑफेंस हो। भाई टेररिज्म लिख दिया, कुछ और लिख दिया, प्रॉब्लमेटिक नाम लिख दिया, नहीं लिख सकते। अनडिज़ायरेबल कब होगा? जब आप ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि आप किसी तरह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाया उनसे आप कनेक्टेड हैं, ऐसा आप शो करेंगे। या फिर आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिखेंगे विदाउट द परमिशन जो कि गड़बड़ हैं, जैसे कि बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट। इन शब्द का यूज़ आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं। ये रूल 8B में लिखा है। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके सेक्शंस हैं, वैसे ही इसके अलग अलग चैप्टर के रूल्स भी हैं। तो रूल्स भी जो हैं उसमें आप रूल नंबर भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं। पूरे कंपनीज एक्ट का एक रूल नहीं है सर, हर चैप्टर के अलग अलग रूल्स बने हुए हैं
और उन रूल्स में जो है अलग अलग रूल्स के नंबर भी है। तो यहाँ ये रूल 8B में लिखा है। साथ ही में अगर आप ऐसी कंपनी है जो कि इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहते हैं, वेंचर कैपिटल है, एसेट मैनेजमेंट, निधि कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, ऐसे आप बनना चाहते हैं, बैंक बनना चाहते हैं, तो उस केस में आपको जो है सब कुछ कंप्लाई करना पड़ेगा। जो भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, इरडा की जो है रिक्वायरमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, इन केस ऑफ बैंक, सेबी की है, इन केस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की है, और जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बिकम दीज कंपनीज। आप जो है कंपनी का नाम सबसे पहले रिजर्व कराएंगे, जो रूल 9 में बात लिखी है, और नाम जो है आप करीब 21 डेज तक आपका जो है नाम रिजर्व रहेगा। अगर आप एक नई एप्लीकेशन डालते हैं, एग्जिस्टिंग कंपनी चाहे तो अपना नाम चेंज करने के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकती है, उस केस में 60 डेज तक जो है आपका नाम रिजर्व रहेगा। अगर आप उस नाम के बेस पर आगे कार्रवाई करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 60 दिन के बाद या 21 दिन के बाद वो नाम दोबारा से दूसरे बंदों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा, दूसरे लोग भी फिर वो नाम रख सकते हैं। तो आपका रिजर्वेशन इतने दिन के लिए ही वैलिड रहेगा। इसके विदिन जो है आप अपना कार्रवाई कर लीजिए और प्रोसेस को पूरा करिए। अगर बाद में पता लगता है कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो है नाम रिजर्व कराया है, तो उस केस में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो सही बात है भैया, इनकॉर्पोरेट हुई नहीं, उसे हम पहले ही रोक लेंगे और साथ में 1 लाख रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। अप टू लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट 1 लाख, इट इज़ अप टू 1 लाख। 1 रुपया भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, अप टू 1 लाख रुपीज़ लिखा है। और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो उसके बाद एक बार कंपनी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भैया बताइए कि ये आपने जो है गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी, और उसके बाद कंपनी को जो है या तो नाम चेंज करने के लिए बोला जाएगा, या उसका नाम स्ट्राइक कर दिया जाएगा, या कंपनी को वाइंड अप करने के लिए बोल दिया जाएगा। केसेस वेयर द कंपनी हैज़ टू चेंज इट्स नेम। देखिए, आप तो एक बार कुछ भी नाम लिखकर जो है अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, पर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो है बाद में पता लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आता है कि भाई ये तो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से आइडेंटिकल है, तो आपको नाम चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, और विदिन 3 मंथ्स ऑफ सच डायरेक्शन आपको जो है नाम चेंज करना पड़ेगा बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कई बार ऐसा भी होता है कि आप तो कोई जो है कंपनीज एक्ट में कंपनी को रजिस्टर करा लेते हैं, बट एक ऐसा बंदा जिसने कि ट्रेडमार्क ले रखा है, वो कहता है भैया ये तो मेरा ट्रेडमार्क है और इस नाम से एक बार आपने कंपनी खोल ली है, तो कहीं ना कहीं टू आइडेंटिकल है। तो उस केस में भी उसके पास 3 साल का टाइम है। आपने इनकॉर्पोरेट करी, वो सर्च करेगा कंपनीज के डेटाबेस में और उसे लगेगा अरे यार ये तो मेरे ट्रेडमार्क जिसका मैंने ले रखा है उसके नाम से कंपनी खोल ली है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि ये उसकी कंपनी है, लोग उस पर जो है ट्रस्ट करने लग जाएंगे, जो कि एक्चुअली में नहीं है। तो उस केस में जो है वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन विदिन 3 मंथ्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, और कंपनी को जो है नाम चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, और कंपनी को 6 महीने के विदिन अपना नाम चेंज फिर करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेमोरेंडम में जो बातें दे रखी है उसके विदिन अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, बट उसके अलावा अगर उससे एक्सीड करके काम कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स। तो इससे क्या है, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर जो है दोनों प्रोटेक्टेड रहते हैं। कैसे भैया शेयर होल्डर कैसे रहेंगे? अरे भैया शेयर होल्डर ने फंड्स लगाए, अब फंड्स लगाकर उन्होंने देखा कि हाँ हमारे फंड्स जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होंगे। अब उसकी जो मैनेजमेंट है कंपनी की, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कंपनी के बिहाफ पर, क्योंकि वही लोग तो काम करेंगे, कंपनी अपने आप से कर नहीं सकती है ऐसी चीज़ में जो कि कंपनी के ऑब्जेक्ट में आती नहीं है। तो शेयर होल्डर बोलेंगे यार इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो ये ट्रस्ट करके लगाए थे पैसे कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में यूज़ होंगे, आपने कहीं और लगा दिए। अब हमें पता लगता है तो हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। तो सामने वाली पार्टी बोलेगी कि भैया ये तो गलत कर रहे हो आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा, अब आप हट रहे हो। तो हम उसे बोलेंगे कि भाई ये तो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट लिखा है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपको भी चेक कर लेना चाहिए था कि जो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हैं कंपनी के साथ उसके ऑब्जेक्ट में आता भी है नहीं आता है। ऐसा ही कुछ हुआ था एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन ओर लिमिटेड वर्सेज रीश। इसमें क्या हुआ कि भैया आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मैसर्स रीश एक फर्म है रेलवे कॉन्ट्रैक्टर की, उसमें फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, पर एक्चुअली में जो एशबरी रेलवे कैरेज है इसका फाइनेंस का काम नहीं है। ऋष बोलता है कि भैया देखिए आपने अपने ऑब्जेक्ट में एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा है तो इसलिए आप ये भी काम कर सकते हैं, बट कोर्ट बोलता है भैया जनरल कॉन्ट्रैक्टर उसके संदर्भ में लिखा गया है जो इनका मेन काम है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। तो ये नहीं ना है कि आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिख देंगे तो आप फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर नहीं। जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे रिलेशन में जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा है तो उससे जुड़ा हुआ आप काम कर सकते हैं, जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, बट फाइनेंस का ले लेंगे तो आप फाइनेंस वाला आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए जो है कोर्ट ने बोला कि ये अल्ट्रावायर हो गया, और कंपनी को जब बाद में पता लगा कि अल्ट्रावायर है तो उसने एप्लीकेशन फाइल करी कि भैया हम तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं, रेप्यूडिएट करना चाहते हैं। तो रीश जो है वो माना नहीं, और इसीलिए जो है सारा का सारा केस हुआ। कोर्ट ने बोला कि भैया देखो अगर सभी शेयर होल्डर को भी एक रूम में ले आएँ और सभी शेयर होल्डर भी बोलें, एग्री करें कि कोई बात नहीं भैया हम एग्री कर रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हम वैलिड मान रहे हैं, तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज को आप ऐसे नहीं ना चेंज कर सकते। पहले वो चेंज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तो माना जाएगा। बट जब ऑब्जेक्ट कुछ था उस टाइम आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए जो कि ऑब्जेक्ट के बाहर है, उसे तो अल्ट्रावायर ही मानना पड़ेगा, उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता, कैन नॉट रेटिफाई, राइट। तो आप ऑब्जेक्ट पहले चेंज करें, आजकल करा जा सकता है, पहले वो भी प्रावधान नहीं थे, तो आप ऑब्जेक्ट को चेंज करें और उसके बाद आप आगे जाएं। अब जो है हम लोग बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सेक्शन नंबर 13 में जो है इसका जिक्र किया हुआ है।
मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कोई भी क्लॉज चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स, यानी कि 75% से ज़्यादा वोटिंग चेंज के फेवर में होंगे, तब जाकर जो है चेंज को आप इफेक्टिव बना सकते हैं। कई कई जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए होती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को या रीजनल डायरेक्टर्स को जो है डेलीगेट करी हुई है। बात करते हैं नेम क्लॉज की। अगर आप नेम क्लॉज चेंज करना चाहते हैं तो इसमें मैंने ऐड नहीं करा है, आप ऐड कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट नहीं करा है अपनी एनुअल रिटर्न में और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में, उसी केस में कंपनी को जो है अपना नाम चेंज करना अलाउ होगा। अदरवाइज़ कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर सकती है। इसका लॉजिक क्या हो सकता है? लॉजिक ये हो सकता है कि आपने पुराने नाम पर बहुत सारे डिफ़ॉल्ट कर दिए और उसके बाद जो है आप नाम चेंज कर लेते हैं। नाम चेंज वाले पर आप सब कुछ सही फाइल करते हैं, बट जो है कहीं ना कहीं वो एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन देगा कि आपकी कंपनी बिल्कुल ठीक है, पर पुराने नाम पर आप बहुत सारे डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। इसलिए जो है आपको एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी चाहिए और उसके बाद ही जो है आपको नाम का जो है चेंज करना अलाउ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट इन योर नोट्स, पॉज करके लिख लीजिए, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। चेंजिंग नेम ऑफ द कंपनी जो है स्पेशल रेजोल्यूशन से आप चेंज करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए, बट उसकी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो है वो आरओसी के पास है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास है, तो आरओसी अप्रूव कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि अगर आपको ऐड और डिलीट करना है द वर्ड प्राइवेट, यानी कि पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, उसको ऐड या डिलीट करना है, उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका नाम चेंज हो गया तो उसके बाद आपको एक नया सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और साथ ही में जो है आप ओल्ड नाम को जो है अपने नए नाम के ब्रैकेट में लिखेंगे 2 साल तक। वैसे तो जब आपका नाम चेंज हुआ है उसके 2 साल तक जो है आप पुराने नाम को भी साथ में लिखेंगे, बट मेरा ये मानना है कि जब आपका ईयर क्लोज हो रहा है उस ईयर क्लोज होने के अगले 2 साल तक आप जो हैं पुराने नाम को भी जो है अपनी बैलेंस शीट में और पीएनएल में और हर जगह पर जो है ब्रैकेट में लिखें कि अर्स्टवाइल ये थी, ओल्ड नेम ये था, फॉर्मरली ये थी, फॉर्मर नेम ये था, कुछ भी प्रकार से लिख सकते हैं। नीचे जो यहाँ पर प्रोविजंस आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई है। वो ये है कि आपको याद होगा मैंने पीछे कराया था कि कई बार जो है नाम अनडिज़ायरेबल होता है या आइडेंटिकल होता है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको नाम चेंज करने के लिए बोल सकती है। किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से भी आइडेंटिकल हो सकता है या किसी के ट्रेडमार्क से मेल खा सकता है, उसके संदर्भ में जो है ये बात करी गई है। इस वाले पॉइंट के संदर्भ में ये बात करी गई है कि जहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर नाम चेंज करेंगे उस केस में आप नाम चेंज करने के 15 दिन में जो है आप आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिस है, ऑर्डर है, उसके साथ जो है आप आरओसी को सबमिट करेंगे। फिर आरओसी जो है सारे चेंजेस करेगा और आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी जो आपका नेम क्लॉज है उसको चेंज कर देगा। तो ये जो बात थी ये इसके संदर्भ में है, जहाँ पर आपको चेंज करने के लिए बुलावा आता है। अगर आप ऐसा नहीं करते, गवर्नमेंट ने बोला चेंज करना है नाम, आप नहीं करते, तो उस केस में पेनल्टी लग सकती है कंपनी पर 1000 रुपये पर डे टिल द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज़, एंड ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट जो है उनको 5000 से 1 लाख रुपये तक के बीच में जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये किसके लिए है सर? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है चेंज करने के लिए और आप नहीं करते, तो यहाँ पर पॉइंट डाल दीजिएगा, यहाँ मिस हो गया है। आगे बात करते हैं, अगर आपको डोमिसाइल क्लॉज चेंज करना है, यानी कि जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं आप उसको चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरी स्टेट में आप जो है शिफ्ट हो रहे हैं, उसी केस में तो डोमिसाइल क्लॉज चेंज होगा एक तरह से, क्योंकि डोमिसाइल क्लॉज में आपकी सिटी नहीं आती, एड्रेस नहीं आता, आपका स्टेट आता है। तो यहाँ पर जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर जो है रीजनल डायरेक्टर्स को दे दी है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिस्पोज कर देगी एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ प्लेस विद इन 60 डेज़। हालांकि चेंज करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर कर लेगी कि जो भी आप अल्ट्रेशन कर रही हैं, अपने डोमिसाइल क्लॉज में अल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, ये जो भी पर्सन कंसर्न है उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि एक तरह से ये हो गया ना कि आप अपना ऑफिस छोड़कर भाग रहे हैं दूसरी स्टेट में, तो जिस जगह पर आपका पहले प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस था, रजिस्टर्ड ऑफिस था, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है लोग आपसे जुड़े हुए थे, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर को, और बाकी जो लोग कंसर्न है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये इंश्योर करना ज़रूरी है। आपने सफिशिएंट प्रोविज़न बना ली है या सिक्योरिटी दी हुई है कि आप अपने जो डेट्स वगैरह हैं कंपनी के, उसे आप डिस्चार्ज कर सकते हैं टाइम पर, अपनी डेट्स एंड ऑब्लिगेशन देने लायक आप हैं, छोड़कर भाग नहीं रहे, तो ये इंश्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है स्पेशल रेजोल्यूशन तो चाहिए ही होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है जो कि रीजनल डायरेक्टर देंगे इस केस में, वो आप जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करेंगे, दोनों स्टेट के, पुरानी वाली स्टेट जहाँ पर आप थे और नई वाली स्टेट जहाँ पर आप जा रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है ऑफ द स्टेट वेयर द ऑफिस इज शिफ्टेड शेल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द कन्फर्मेशन। जिस स्टेट में आप शिफ्ट हो रहे हैं वो आपको एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा 30 दिन के भीतर। फर्दर अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, तो आप सेम सिटी में कर सकते हैं।
अगर सेम सिटी में ही कर रहे हैं तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। दिल्ली की दिल्ली में कर रहे हैं, पुणे की पुणे में कर रहे हैं, सेम सिटी में कर रहे हैं, एक ही रजिस्ट्रार होता है उस सिटी का, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करिए, सबमिट कर दीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सेम स्टेट में करना चाहते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव कर रहे हैं, पुणे से मुंबई जा रहे हैं, उस केस में क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन ज़रूरी होगा। 30 डेज़ ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन जो है आपको सबमिट करना होगा। बट अगर आप सेम स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं पर आरओसी की जुरिसडिक्शन चेंज हो गई, एक सिटी में तो जनरली एक ही आरओसी रहता है, बट एक स्टेट में कई आरओसी हो सकते हैं, एरियाज़ बटे होते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में और वहाँ पर आरओसी चेंज हो रहा है, उस केस में जो है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा। साथ में आपको रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के टाइम जो प्रोसीजर फॉलो किया था आपको वही फॉलो करना है। पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजनल डायरेक्टर को बोला आप अप्रूव कर देना, वो एक अलग मुद्दा है, पर वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी होती है। पर जब आप एक स्टेट के अंदर ही शिफ्ट करते हैं बट आरओसी के ऑफिसेस चेंज हो जाते हैं, जुरिसडिक्शन चेंज हो रही होती है, तब आपको रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं लेनी होती, रीजनल डायरेक्टर की लेनी होती है सिर्फ। 30 डेज़ में जो है आप उसे सबमिट करेंगे। रीजनल डायरेक्टर जो है वो कंफर्म करेगा विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड कंपनी शैल फाइल द कंफर्मेशन टू आरओसी विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ कंफर्मेशन। बहुत सिंपल सी है कि आपको 30 दिन में कंफर्मेशन मिल गई और आपने 60 दिन में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट कर दिया। आरओसी जो है जैसे ही उसको रिसीव होगा, जैसे ही उसको आपका एप्लीकेशन वगैरह आपका कंफर्मेशन रिसीव हो गया कि हाँ भाई आपको परमिशन मिल गई है, तो आरओसी जो है 30 डेज़ में जो है उसे रिकॉर्ड कर देगा, सर्टिफाई कर देगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, जो यहाँ पर आपको परमिशंस वगैरह लेनी है उसमें आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, जो टाइमलाइन दे रखी है उसमें आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो जो कंपनी है और जो उसका ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है, यानी सभी ऑफिसर्स नहीं, जिन ऑफिसर की ड्यूटी थी उन्होंने गलती करी है, वो उनको 1000 रुपये पर डे देना पड़ सकता है। 1 लाख रुपये तक मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होएगा, तो ये यहाँ पर पेनल्टी लगती है। अगर आप कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपने एक ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई, आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, किसी नए हॉराइजन में एंटर करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको चेंज करना पड़ेगा। कंपनी जो है जनरली पब्लिक से पैसा मांगती है, तो पब्लिक ये देखती है, आप लोग ये देखते हैं इन्वेस्ट करने से पहले कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, किस काम में जो है आपका पैसा लगने वाला है। अब कल को पैसा लेने के बाद कंपनी ऑब्जेक्ट को चेंज कर ले तो आप कहेंगे तो हमारे साथ धोखा हो गया, हमने किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो है पैसा लगाया था, अब कंपनी ने जो है उसको चेंज कर लिया। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में जो आपके डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स होंगे जो एग्री नहीं करेंगे, उनको हमें एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि भैया आप अगर एग्जिट करना चाहें, अपना पैसा वापस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ये आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। साथ ही में जो है स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया है, और ये स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पोस्टल बैलेट से पास होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे स्पेशल रेजोल्यूशन आप मीटिंग बुला सकते हैं, वैसे स्पेशल रेजोल्यूशन आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ पर पोस्टल बैलेट लिखा है, यानी कोरियर के थ्रू आपको अपना मत रखना होगा कि हाँ भाई ऐसा है। साथ ही में जो भी आपका रेजोल्यूशन है उसे आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, एक हो सकता है इंग्लिश और एक होता है रीजनल, दोनों में पब्लिश करेंगे और अपनी वेबसाइट अगर आपकी है तो उस पर लगा देंगे। ये करने से क्या होगा, लोगों तक ये बात पहुँच जाएगी कि आपने अपना ऑब्जेक्ट चेंज करा है। स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके आप सबमिट करेंगे, उसके 30 दिन में आरओसी आपको काम करके दे देगा। उनके लिए भी टाइमलाइन फिक्स करिए, तो आपके लिए अगर टाइमलाइन फिक्स करिए कि आपको इतने दिन में कुछ करना होता है, तो आरओसी के लिए भी जो है एक टाइमलाइन फिक्स करिए, उन्हें भी उतने दिन में करना होगा। अगर आप नाम अप्रूवल के लिए भी जाएंगे तो उसमें भी है टाइमलाइन की 2 या 3 दिन में जो है वर्किंग डेज में जो है आपका नाम का अप्रूवल आएगा, रिजेक्शन आएगा। तो टाइमलाइन फिक्स करी हुई है दोनों के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटी क्लॉज की तरफ। मतलब अगर आप कैपिटल क्लॉज चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही है। फर्दर अगर आप अल्टरेशन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऐसी कंपनी का जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है कि भैया लिक्विडेशन के टाइम, वाइंडिंग अप के टाइम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं हम इतना पैसा लगाएंगे और शेयर कैपिटल है ही नहीं, अगर ये कंपनी अपनी डिविजिबल प्रॉफिट अदर देन मेंबर्स के नाम करने का कोई प्रावधान डालना चाहेगी तो वो बिल्कुल ही वॉइड होगा। सिर्फ मेंबर्स ही जो हैं वो उसके डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सेदारी ले सकते हैं। जब कंपनी बंद हो रही है तो आप जो है अगर पॉजिटिव अमाउंट है तो आप बढ़ जाएगी, और लेसर अमाउंट है तो जो आपने गारंटी करी अमाउंट उतना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पर जो मेंबर नहीं है उसको डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा दे देना, ये सरासर गलत है। ऐसा अगर लाइन इंसर्ट करी जाती है कैपिटल क्लॉज में, लाइबिलिटी क्लॉज में, तो सरासर वो वॉइड होगी, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। जो भी अल्टरेशन आप करेंगे मेमोरेंडम में, आर्टिकल में, तो उसमें क्या होगा कि आप अब जब भी नई कॉपी किसी को देंगे मेमोरेंडम या आर्टिकल की, या कोई ऑनलाइन भी मांगेगा, तो अब उसको जो है अपडेटेड कॉपी दी जाएगी। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है इन कंप्लाइंग विद दिस प्रोविजंस तो उस केस में पेनल्टी है 1000 रुपये फॉर एवरी कॉपी ऑफ एमओए और एओए इशूड विदाउट अल्टरेशन। अल्टरेशन आपने कर लिया तो ऐसा तो नहीं ना नया बंदे को जिसको लेना होगा वो फीस देकर वो लेगा आपका एमओए एओए लेगा। अगर एओए आप देते हो तो, सब लोग नहीं देते, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपने पुराना दे दिया, अपडेटेड नहीं दिया,
तो गलत हो जाएगा ना, तो उसके लिए 1000 रुपये का फ़ाइन है एवरी कॉपी जितनी भी इशू करोगे आप। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी का, इट कंटेन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की मैनेजमेंट को कैसे चलाना है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन डिफाइन कर दिए, मेंबर और कंपनी का रिलेशन डिफाइन कर दिया, वो सारी बातें जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, अ कंपनी में ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल मैटर्स इन द आर्टिकल विच में बी कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर इट्स मैनेजमेंट के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी चाहे तो बना सकती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मोटा मोटी जो है ऊपर के रूल्स एंड रेगुलेशन है। कंपनी के जो इंटरनल और रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके लिए कंपनी पॉलिसीज बनाती है, वो सारी बातें जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखी जाती। फिर भी जो मोटा मोटी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मोटा मोटी बातें लिखी होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वैसे ही कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है MON AOA, तो इसमें जो है मोटा मोटी चीज़ें लिखी जाती है। आप चाहें तो एक सैम्पल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डाउनलोड कर देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी बातें लिखी होगी मैनेजमेंट के लिए, मेंबर्स के लिए, कंपनी के लिए, उनके रिलेशन के बारे में चीज़ें बताई होगी। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा। कभी भी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है 75% से ज़्यादा लोग एग्री करेंगे तो आप उसको चेंज कर पाएंगे। बट कई बार जो है कंपनी फॉर्मेशन के टाइम आप लोग या फिर जो भी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं वो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि थोड़ी सी रुकावट पैदा कर सकते हैं कोई भी चेंज लाने में। यानी कि ये बोला जा सकता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आपको ABC लिमिटेड का भी अप्रूवल लेना होगा, जो हमारा इन्वेस्टर है। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, रिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से नहीं करा, चेंज तो कर ही सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपने रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया। ये एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन आप कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम ही लगा सकते हैं। अगर आप फॉर्मेशन के बाद लगाना चाहते हैं तो उस केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में सभी मेंबर्स एग्री करेंगे, तभी आप जो है एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन इंसर्ट कर पाएंगे। और पब्लिक के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 75% ज़्यादा लोग एग्री करेंगे, तभी आप एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन इंसर्ट कर पाएंगे। अगर एंट्रेंचमेंट के प्रोविज़न लाए जाते हैं तो आप जो है रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे नोटिस के थ्रू कि भैया हमने ये प्रोविजंस चेंज करे हैं, अपने आर्टिकल को अमेंड करा है और एंट्रेंचमेंट के प्रोविज़न लगाए हैं। वैसे देखा जाए तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की एक स्टैंडर्ड टेबल भी है, शेड्यूल 1 में गिवन है, टेबल FGHIJ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी। आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 2013 एक्ट के बाद जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसमें जो रेगुलेशन मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है, स्टैंडर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है, वो सभी कंपनीज पर लगेगी। अगर एक पब्लिक कंपनी का मॉडल AOA बना हुआ है तो पब्लिक कंपनी पे वो सारे प्रोविजन लगेंगे AOA के, प्राइवेट कंपनी का बना है तो वो सारे लगेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपके खुद के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई कॉन्ट्रारी प्रोविजन हो, यानी आपने कुछ विपरीत बात लिखी हो कि नहीं हम ऐसा करेंगे। अगर ये नहीं गिवन है तो फिर जो भी स्टैंडर्ड AOA होगा उसके सभी प्रोविजंस आप पर अप्लाई करेंगे। सेक्शन में जो भी बातें लिखी गई है, हालांकि जो पुराने कंपनी लॉ में कंपनी रजिस्टर्ड है और उसमें पुराना AOA जो है उन्होंने सबमिट करा हुआ है और कोई भी अमेंडमेंट उसमें नहीं करी है, तो उस केस में जो है पुराना वाला ही एप्लीकेबल रहेगा। ये वाले एक्ट के जो प्रोविजंस है, जैसे यहाँ मैंने ऊपर बताया कि मॉडल AOA अप्लाई कर देगा, तो पुरानी कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड है उन पर नहीं करेगा। अगर वो चेंज करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी अमेंडमेंट वगैरह करेंगे तो फिर अप्लाई करेगा, अदरवाइज जो पुराना चल रहा था पुराने कंपनीज एक्ट में वही उनका चलते रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट देखते हैं। आपको तो पता ही है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, जनरली अवेलेबल नहीं होता, कुछ कंपनीज प्रोवाइड कर भी सकती है, आप अगर मांगेंगे तो नहीं भी करती है, मेजॉरिटी नहीं करती है। तो उस केस में आप ये एज्यूम करेंगे कि जो भी कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो किए ही जा रहे हैं। यानी अगर आपके पास ऑर्डर आया है लेट्स से, तो आप ये मानेंगे कि भैया जो ऑर्डर आपके पास आया है, आप क्रेडिटर बनने वाले हैं कंपनी के, तो कंपनी ने सारे प्रोसीजर फॉलो करे होंगे, जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसकी अप्रूवल ली होगी और फिर आपके पास ऑर्डर भेजा होगा। ये आप मान के चलेंगे, राइट? क्योंकि आपको जो है सपना नहीं आएगा कि कंपनी के अंदर जो है मिसमैनेजमेंट हो रही है, कंपनी का AOA जो है आपको अवेलेबल भी नहीं है, तो आप उसको जान नहीं सकते। इसके लिए आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं बराबर से चल रही है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को अगेंस्ट दी एक्शन ऑफ द कंपनी, कि भैया कंपनी कल को कुछ गलत कर रही तो आउटसाइडर बोलेंगे भाई हमें क्या पता कि आप गलत कर रहे हैं, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सही हो रहा है। अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक अपोजिट है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है कि इन सिचुएशन में आप एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि कंपनी के जो अंदर चल रहा है वो बिल्कुल ठीक होगा। वाई? बिकॉज ऑफ द रीजंस गिवन बिलो। आपको पहले से जो है इरेगुलरिटी की नॉलेज थी कि कंपनी के अंदर ये गड़बड़ चल रही है, तो फिर जो है आप ये बचाव नहीं कर सकते कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था। आप जो है थोड़ा सा जो है जांच पड़ताल करके पता लगा सकते हैं, बट यू आर नेग्लिजेंट। आप कॉमन इंक्वायरी नहीं करते, ये देखने का कोशिश ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। इज़ द डॉक्यूमेंट करेक्ट? जो इस पर अथॉरिटी है वो वही बंदा है जो अथॉरिटी देने के लायक है। ये कुछ भी कॉमन चीज़ें जो कॉमन इंक्वायरी से पता लग सकती है, आप उतना भी नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू आर नेग्लिजेंट। अब आप इससे पीछे नहीं हट सकते। अगर कॉमन इंक्वायरी से चीज़ें पता लग सकती है और उस केस में आप उतना भी नहीं करते हैं तो फिर आप बच नहीं सकते हैं। और थर्ड है फोर्जरी। जी हाँ,
फोर्जरी में जो है क्या होगा कि कंपनी के कुछ ऐसे ऑफिशियल हैं जिन्होंने कंपनी की परमिशन के बिना ही गलत साइन कर कर फोर्स सिग्नेचर करके कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के बिहाफ पर एक्ट कर रहे हैं। तो कंपनी कहेगी इसके लिए मैं थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबल हूँ, भाई ऑफिशियल मेरे हैं, बट अगर वो गलत काम कर रहे हैं या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती गलत सिग्नेचर के बेस पर काम करना चाहते हैं, तो मेरे को जैसे ही पता लगेगा कंपनी को वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। अब आप कहेंगे इसमें मेरी क्या गलती, तो कंपनी कहेगी इसमें मेरी क्या गलती। आप बोलेंगे भाई मेरे पास तो डॉक्यूमेंट आया है, चाहे फोर्ज है जो भी है, मैं तो मानूंगा कि सब कुछ ठीक है। कंपनी कहेगी भाई ये तो गलत है ना, वरना कोई भी मेरे नाम पर कुछ भी कर दे देगा और आप हम पर जो है क्लेम ठोक देंगे। तो फोर्जरी है तो उसमें उन ऑफिशियल्स को पकड़ा जाएगा जो ये गलत काम कर रहे हैं, बट कंपनी इसमें लायबल नहीं होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दे रखी है। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, सेक्शन नंबर 10। जैसे ही मेमोरेंडम और आर्टिकल आता है, लॉन्च होता है, पब्लिक डोमेन में आता है, तो उससे जो है मेंबर्स और कंपनी बाइंड हो जाते हैं। दे आर बाइंड बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से बाइंड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी जो है वो मेंबर के लिए लायबल है, मेंबर जो है कंपनी के लिए लायबल है। किस प्रकार, भाई जिन भी रिलेशन में वो एंटर करे हैं, मेंबर कंपनी का रिलेशन डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो एक दूसरे के लिए वो बाइंड हो गए, राइट। बट नॉर्मली मेंबर्स आपस में एक दूसरे के लिए लायबल नहीं होते, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। सिमिलरली जो भी मनी है एक मेंबर को देनी है कंपनी को, तो उसके लिए जो है आपको पूरा क्रेडिटर के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि कॉल इन अरियर, तो कंपनी जो है आप पर केस कर सकती है, सेपरेट पर्सन है, पैसा रिकवर कर सकती है, भले आप मेंबर क्यों ना हो। जैसे लोन को रिकवर किया जा सकता है, वैसे ही आपका कॉल इन अरियर को रिकवर करने का प्रयास किया जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आप अल्टर करना चाहते हैं तो सेक्शन 14 में इसकी बातें लिखी है। अगेन आपको यहाँ पर भी स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपनी को, प्राइवेट को पब्लिक या पब्लिक को प्राइवेट करना चाहते हैं, अब इसके लिए बोलेंगे इसके लिए यहाँ पर इसकी क्या ज़रूरत है, वो तो डायरेक्टली मेमोरेंडम भी हम अल्टर कर सकते हैं। जी मेमोरेंडम में आप नाम तो अल्टर करेंगे, बट जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, मैंने बताया था ना आपको कि प्राइवेट कंपनी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी जो है प्रोहिबिट करती है पब्लिक से पैसा नहीं लेगी, तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने प्राइवेट कंपनी पे लगाई है, वो रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल में लगी है। तो अगर आप प्राइवेट से पब्लिक बनना चाहते हैं तो उन रिस्ट्रिक्शन को बस आपको रिमूव करना है और ऑटोमेटिकली आप पब्लिक बन जाएंगे। और डेफिनेटली वो जो नाम चेंज करना है मेमोरेंडम में, वो भी आप प्राइवेट वर्ड को हटा देंगे और उसका कोई अल्टरेशन माना भी नहीं चाहेगा। जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था, पब्लिक से प्राइवेट करना है तो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, सिंपल सी बात है। और स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही होगा, और इस केस में जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए होगी। कारण, अरे यार इतनी बड़ी साइज़ की कंपनी है, पब्लिक कंपनी है बड़ी साइज़ की, उसको छोटी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। जो पुराने कंपनीज लॉ में जो चल रही हैं केसेस, वो तो आपके चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइल अल्टरेशन, अब जो भी आप अल्टरेशन करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, जैसे कि नाम वाला मैंने बताया पब्लिक से प्राइवेट बन रहे हैं आप, तो उस केस में जो है आप आरओसी को जो है वो सब चीज़ें सबमिट कर देंगे और अपने नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी प्रिंटेड फॉर्म जो है वो सबमिट कर देंगे। 15 दिन के विदिन आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आरओसी जो है उसको अपडेट कर लेगा अपने रिकॉर्ड्स में। एक बार अल्टरेशन हो गई तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुरू से ही नई जैसा है। एवरी अल्टरेशन मेड इन आर्टिकल शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स। एक बार अल्टरेशन आपने करा दी, इसका मतलब जितनी भी कॉपीज़ बनेगी उसकी, किसी को भी इशू होगी, वो सब जो है अब नया आर्टिकल इशू होगा, नए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इशू होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 1000 रुपये पर कॉपी का फाइन लगेगा, कंपनी पर अलग और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर अलग। एंड लिखा है तो दोनों पर एक नहीं है, दोनों पर अलग अलग है। फाइन का अमाउंट एक है, 1000 रुपये पर कॉपी ऑफ एओए इशूड। कोई भी मेंबर जो है वो डिमांड कर सकता है थोड़ी सी फीस देकर, मेमोरेंडम भी, आर्टिकल भी, कोई एग्रीमेंट रेजोल्यूशन भी। सेक्शन 117 में बहुत सारे रेजोल्यूशन पास होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई परमिशन दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुछ पावर्स वगैरह को मॉडिफाई करा है, वो सब चीज़ें जो है उन एग्रीमेंट रेजोल्यूशन की कॉपी भी मांगी जा सकती है। इसी के साथ कई सारे ऐसे एग्रीमेंट रेजोल्यूशन जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पीछे अटैच भी होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है आप मांग सकते हैं। और अगर कंपनी नहीं सप्लाई करेगी 7 डेज़ में, रिक्वेस्ट करने के 7 डेज़ में नहीं सप्लाई करेगी, तो फिर पेनल्टी लगेगी कंपनी पर और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर, क्योंकि भाई कंपनी अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकती, उसके जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट हैं जिन्होंने काम करना था नहीं किया, उन पर भी लगेगा। 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का फाइन लग सकता है। आगे बात करते हैं लेबलिंग ऑफ कंपनी के बारे में। लेबलिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपका नाम है, जो भी आपका एड्रेस है, वो आप जो है प्रोमिनेंट प्लेसेस पर लगा कर रखेंगे, लेगिजिबल लेटर्स में लगा कर रखेंगे, कंपनी के ऑफिस के बाहर लगा कर रखेंगे, जहाँ बिजनेस कैरी होता है उन जगहों पर लगा कर रखेंगे। कॉमन सील पर भी जो उसे एंग्रेव्ड कर लेंगे, दसा देंगे, एंग्रेव्ड। अगर कॉमन सील है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हर कंपनी को कॉमन सील लाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपना नाम है, एड्रेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, टेलीफोन नंबर है, ईमेल आईडी है, सभी चीज़ें जो अपने लेटर्स हैं, बिल्स हैं, इनवॉइसेस हैं, बिजनेस लेटर है, उन सब पर जो है नोटिस वगैरह हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशन है, उन सब जगह पर आपको लिखना होगा। और अपना जो नाम है उसे कोई भी हुंडी होती है, एक तरह से लोन डॉक्यूमेंट होता है, पुराने टाइम का होता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं,
और बाकी भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के होते हैं, उस पर अपना नाम तो डेफिनेटली लिखेगी। तो इसका मतलब है कंपनी को लेबल होता है ना, आप कोई पैकेट पे देखते हैं उस पर लेबल चिपका देते हैं, तो वैसे ही कंपनी है तो उसका लेबल क्या है, उसका नाम है, बाकी उसकी और डिटेल्स है, तो वो कहाँ पर लिखनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एक क्लास ऑफ कंपनी को दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में, तो सेक्शन 18 की बात बताता है। यानी पब्लिक को प्राइवेट, प्राइवेट को पब्लिक, ऐसा भी कुछ करना चाहते हैं तो उसके इसमें आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी अल्टर करना पड़ेगा, मेमोरेंडम भी अल्टर करना पड़ेगा। आपको वो चीज़ आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज को देनी होगी, वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा और जो है पुराना रजिस्ट्रेशन क्लोज कर नया सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा। कंपनी के जो डेट है, लाइबिलिटी है, उनका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जैसे आप कंपनी का क्लास चेंज करेंगे, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, अनलिमिटेड बनाएंगे या लिमिटेड बनाएंगे, लिमिटेड से अनलिमिटेड, या कुछ भी क्लास में परिवर्तन करेंगे, तो उस केस में जो है पुराने डेट जो थे वही कंटिन्यू रहेंगे। सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है। सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकती, बट अगर वो सब्सिडरी बनी उससे पहले उसके पास होल्डिंग के कुछ शेयर्स थे तो उतना होल्ड करके रख सकती है। साथ ही में जो सब्सिडरी कंपनी है कुछ सिचुएशन में जो है होल्डिंग कंपनी के शेयर्स और ले सकती है आफ्टर बिकमिंग सब्सिडरी। कब ले सकती है भाई, किसी की मृत्यु हो गई और उसके शेयर सब्सिडरी कंपनी के नाम आ गए, और जिसकी मृत्यु हुई है उसने जो है होल्डिंग कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे, तो यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनी किसी डिजीज मेंबर का जो कि होल्डिंग कंपनी का मेंबर था, तो उस केस में जो है सब्सिडरी के पास शेयर्स आ जाएंगे, चाहती नहीं है बट आ जाएंगे। सब्सिडरी कंपनी ट्रस्टी बनती है और ट्रस्टी के तहत जो है उसको जो है होल्डिंग कंपनी के कुछ शेयर्स मिल जाते हैं एज अ ट्रस्टी। और सब्सिडरी कंपनी जो है वो पहले से शेयर होल्डर थी होल्डिंग कंपनी की, और बाद में जो है वो होल्डिंग कंपनी एक्चुअली में बनी। मान लेते हैं कि ए लिमिटेड ने जो 51% शेयर PQR लिमिटेड के लिए 31 मार्च 20 को लिए। अब PQR लिमिटेड जो है उसने 2% उसके पास पहले से होल्डिंग थी ए लिमिटेड की, तो वो 2% तक रख सकती है बट आगे नहीं बढ़ा सकती, एक शेयर भी और नहीं ले सकती, बट जितना ले रखा है उसको रख सकती हैं। अच्छा, साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो पहला ए और बी केस है ना, यहाँ पर ए और बी, जहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी बनकर जो है सब्सिडरी होल्डर बनती है, सब्सिडरी जो है होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्डर बनती है, मेंबर बनती है, तो उस केस में जो है सब्सिडरी कंपनी वोट कर सकती है, उस केस में सब्सिडरी कंपनी वोट कर सकती है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी अगर कमेंस करना चाहती है बिजनेस तो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। आपको याद होगा कि जब इनकॉर्पोरेशन हो रही थी तो जो उसके सब्सक्राइबर थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उन्होंने एग्री किया था कि हम जो है सब्सक्राइब करेंगे कंपनी में। अब कमेंस करना है आपको, इनकॉर्पोरेट तो हो गई, कमेंस करना है बिजनेस, तो उसके लिए जो है आपको 180 डेज़ के विदिन एक डिक्लेरेशन देनी होती है, जो कि प्रैक्टिसिंग CA/CS या CA में जो है वेरीफाई करेंगे और रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे कि भैया जो शेयर्स की वैल्यू है वो पे कर दी गई है। एंड कंपनी ने जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का जो वेरिफिकेशन फाइल करना होता है वो भी फाइल कर दिया है। ये भी आपको जो है आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में इनकॉर्पोरेशन का टाइम हम पढ़ रहे थे तो उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करी गई थी। और साथ में आपके जो सेक्टोरल रेगुलेटर्स हैं, यानी कि RBI, SEBI या फिर आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA है, तो अगर उन सब की आपको ज़रूरत है अप्रूवल लेने की, यानी कि आप बैंक बना रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज खोल रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी खोल रहे हैं, तो उस केस में जो है आप उनकी अप्रूवल भी ROC को अटैच कर देंगे, क्योंकि उनका भी नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ये हमने स्टार्टिंग में करा था। और अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 5,000 रुपये की पेनल्टी है कंपनी के लिए, और जो उसके ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट हैं उनको लगेगा 1,000 रुपये प्रतिदिन टिल 1 लाख रुपीज़, मैक्सिमम 1 लाख, उससे एक्सीड नहीं होगा। तो 1,000 रुपये चल रहा है 100 दिन के बाद रुक जाएगा, 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। आखिरी कॉन्सेप्ट आज के चैप्टर का भैया, सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपने कंपनी रजिस्टर करी है तो आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेंगे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेगा कंपनी को, यानी कि डॉक्यूमेंट को सर्व करने का एक प्रोसीजर होगा, कैसे सर्व किया जाए। तो कंपनी एक बार रजिस्टर हो गई तो उसके बाद जो है कम्युनिकेशन जो है कैसे होगा वो यहाँ पर नीचे दे रखा है। तो अगर ROC को जो है कंपनी को कुछ कम्युनिकेट करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट से कर सकता है, स्पीड पोस्ट से कर सकते हैं, कोरियर सर्विस से कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाकर छोड़ कर आ सकते हैं डॉक्यूमेंट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हैं। बट अगर कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को करना चाहे कम्युनिकेट, तो उस केस में वो बाय पोस्ट भी कर सकती है। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर और अपने ऑफिस एड्रेस पर ROC के ऑफिस में जाकर छोड़कर आ जाए, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी किया जा सकता है। तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी जहाँ पर होता है उसे हम कोरियर बोलते हैं। हाउएवर अ मेंबर में रिक्वेस्ट द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ पर्टिकुलर मोड। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे जो है एक पर्टिकुलर मोड में ही जो है डॉक्यूमेंट आप भेजें। मेंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेंबर को भी तो कम्युनिकेट करेगी कंपनी कुछ ना कुछ। उस केस में जो है आपको रिक्वायर्ड फीस जो है देनी पड़ेगी, जो फीस कंपनी ने AGM में डिसाइड करी है कि भाई अगर आप बोलेंगे मुझे तो रजिस्टर्ड पोस्ट से ही चाहिए, स्पीड पोस्ट से ही चाहिए, तो उसके कुछ पैसे आपको कंपनी को देने पड़ेंगे। वरना कंपनी बोलेगी हम खर्चा नहीं करेंगे, हम तो ऑनलाइन मोड में आपको दे देंगे। तो अगर आप स्पेसिफिक मोड में अपना कम्युनिकेशन चाहते हैं मेंबर्स, तो उसके लिए जो भी फीस एग्री करी गई है वो फीस आप पे कर जो है उस मोड में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। निधि कंपनी जो होती है, निधि कंपनी ऐसी कंपनी होती है, आप यूँ कह लीजिए कि लोन वाला काम करती है, अपने मेंबर्स के लिए लोन उठाना, हेल्प करना, उन्हें निधि और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी बोलते हैं। उन कंपनीज़ को जो है सिर्फ उन लोगों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है जिनके पास 1,000 रुपये की फेस वैल्यू या फिर 1% की जो है टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है या उससे ज़्यादा है, विच एवर इज़ लोअर।
तो उन लोगों को जो है कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। बाकी सबके लिए जो है वो एक नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं अपने, और पब्लिश कर सकते हैं एक न्यूज़पेपर में, जो कि सर्कुलेट किया जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस बना हुआ है। तो नोटिस बोर्ड पर लगा दिया निधि कंपनी ने और न्यूज़पेपर में सर्कुलेट कर दिया। जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर सिचुएटेड है उस जगह पर न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है, तो उस न्यूज़पेपर में आपने पब्लिश कर दिया। और जिनके पास 1000 से ज़्यादा हैं शेयर्स, 1000 रुपये से ज़्यादा हैं, 1% ज़्यादा हैं, उनको आपने इंडिविजुअली भी नोटिस दे दिया। अच्छा, अगर आप डिलीवरी बाय पोस्ट कर रहे हैं तो उस केस में कब माना जाएगा कि आपने नोटिस को सर्व कर दिया है? तो देखिए, अगर तो नोटिस मीटिंग का है तो उसमें 48 आवर्स का टाइम जैसे ही निकला, आपने नोटिस को छोड़ा और 48 आवर्स बीत गए, तो मान लिया जाएगा कि आपने ये नोटिस जो है मेंबर्स को सर्व कर दिया है। और बाकी सभी केसेस में जब लेटर डिलीवर होगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में जब भी डिलीवर होता है, तब मान लिया जाएगा कि आपने सर्व कर दिया है। एज पर सेक्शन 21 डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसे ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। ऐसे ही नहीं आप कोई भी नोटिस को किसी को भेज सकते हैं। अरे कोई की मैनेजरियल पर्सनल होगा या किसी एम्प्लॉई ऑफिसर को ऑथराइज करा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो वो साइन कर देगा, तभी माना जाएगा ना कि हाँ कंपनी का जो है प्रॉपरली काम हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं। तो ये कौन ऑथराइज कर सकता है, वो नीचे दे दिया है, KMB या फिर जो ऑथराइज्ड है। लास्ट बात करते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, कंपनी के बिहाफ पर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, हुंडी वगैरह जो है अगर करना है तो उस केस में आप कैसे करेंगे सर? तो उस केस में अगर आपकी कॉमन सील नहीं है, तो कॉमन सील नहीं है तो उस केस में 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो साइन कर सकते हैं प्रॉमिसरी नोट वगैरह पे। और जहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी है तो उस केस में एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर जो है साइन कर सकते हैं। भाई कोई तो ऑथेंटिकेट करेगा ना प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा को। जिस कंपनी की कॉमन सील नहीं है वहाँ पर ये लोग साइन करेंगे, और जहाँ कॉमन सील है उस केस में जो है किसी पर्सन को जो है अपना अटॉर्नी बनाया जा सकता है। आपको पता होगा पावर ऑफ टर्नी होता है, पावर ऑफ अटर्नी। हम किसी को ऑथराइज करते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर जो है साइन वाइन कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो है अगर पावर ऑफ टर्नी आप अटर्नी बना देंगे किसी पर्सन को, इंडिया के विद इन, इंडिया के बाहर आप चाहें तो बना सकते हैं, तो वो इंसान जो है साइन करेगा इन डॉक्यूमेंट्स पे। ये सिंपल सा बात है, क्योंकि कंपनी ज़रूरी ना हर कंपनी की कॉमन सील हो, कईयों की होती है कईयों की नहीं होती है। तो इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग बात करेंगे 2 चैप्टर्स की, चैप्टर 4 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और चैप्टर 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ये 2 चैप्टर होने के बाद आपके 5 चैप्टर हो जाएंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पहले 5 चैप्टर हो जाएंगे, अगले 5 चैप्टर उसके बाद हम धीरे धीरे जो है उसे भी करेंगे। तो बस जुड़े रहें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।